एपिसोड 33 आप मेरे पति परमेश्वर है। डिस्क्लेमर यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। गुरूर की आंखें अपने आप बंद हो गई और वही विद्युत उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, अंडस्को आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है, इसलिए तुम आज कोई भी गड़बड़ मत करना। ये सुनते ही गुरूर की आंखें दूसरे पल खुल गई और उसने झटके के साथ विद्युत को खुद से दूर धक्का दिया और बोली, अंडस्को किस खास वजह के लिए पार्टी रखी गई है? क्या इसी को तुम खास कह रहे हो? मैंने ऐसी पार्टी बहुत बार देखी हुई है, इसलिए मुझे इन पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर विद्युत ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा और फिर उसके चेहरे को ढकते हुए बोला, अंडस्को तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये पार्टी क्यों रखी गई है और तुम्हारे लिए खास क्यों है। ये कहकर वो वॉशरूम में चला गया। वहीं गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। उसने चिढ़कर कहा, अंडस्को ये विद्युत क्या कहने की कोशिश क्या कर रहा है? इसे क्या लगता है कि ऐसी बातें गोल गोल घुमाएगा और मुझे समझ आ जाएगी? मैं इतनी भी समझदार नहीं हूं, समझे तुम? अंदर से विद्युत की आवाज आए, अंडस्को चलो शुक्र है तुमने खुद को बेवकूफ तो समझा। ये सुनते गुरूर को एहसास हुआ कि उसने कुछ देर पहले क्या कहा। उसने दूसरे पल अपने पैर पटकते हुए कहा, अंडस्को नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, गुरूर माथुर बहुत समझदार है और तुम्हारी ये गोल गोल बातें भी समझ आ जाती है। गॉट इट। इधर से विद्युत की कोई आवाज नहीं आई। तभी थोड़ी देर बाद उस रूम का गेट नॉक हुआ। गुरूर गेट की तरफ आए और उसने गेट ओपन किया। सामने सुष्मिता जी खड़ी थी, लेकिन सुष्मिता जी ने जैसे ही गुरूर को देखा उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। दूसरे पल उन्होंने अपने आंखों से काजल निकाला और उसे गुरूर के कान के पीछे लगाते हुए प्यार से बोली, अंडस्को बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। ये देखकर अचानक से गुरूर थोड़ी सी रुक गई और उसने धीरे से कहा, अंडस्को मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये कहते हुए उसके जहन में कुछ आने लगा, कुछ धुंधली यादें, जैसे कोई उससे इसी तरह काजल का टीका लगा रहा हो। वो एक औरत थी और वहां एक और बूढ़ी औरत थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसके साथ एक बूढ़ा इंसान भी वहां था और उसके सर पर हाथ रखकर कुछ कह रहा था। ये सारे सीन गुरूर की आंखों में आने लगे और उन सब को याद करते ही उसने अपना सिर पकड़ लिया। वही सुष्मिता जी ने जब उसे इस तरह बिहेव करते देखा तो वो तुरंत उसे संभालते हुए बोली, अंडस्को गुरूर बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? गुरूर ने दूसरी पल खुद को संभालते हुए कहा, अंडस्को नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आइंदा से आप मेरे साथ ऐसी चीज मत कीजिएगा, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। ये कहकर उसने सुष्मिता जी को दूर झटक दिया। सुष्मिता जी परेशान होकर बोली, अंडस्को पर तुम्हें हुआ क्या बेटा अचानक से? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, अंडस्को मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो फिर भी मुझे पार्टी में जाना है, मुझे अच्छे से पता है, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए, मैं थोड़ी देर में पार्टी में आ जाऊंगी। उसके इस तरह गुस्से से बोलने से सुष्मिता जी उदास हो गई और वो फिर धीरे से अपना सर हिलाते हुए बोली, अंडस्को ठीक है बेटा, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम विद्युत के साथ जल्दी आ जाना। गुरूर ने ये सुन मुंह फेर लिया। सुष्मिता जी वहां से चली गई। उनके जाते ही गुरूर ने अपना सर पकड़ते हुए गुस्से के साथ कहा, अंडस्को मुझे क्यों ऐसे सिनेरियो दिखाई देते हैं जिनका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है? क्यों उनके टीका लगाने से मेरे जहन में ऐसे ख्याल आने लगे? आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है? तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और विद्युत बाथरूम से बाहर निकला। तब गुरूर ने उसको देखे ही फिर खुद को संभाला और वहीं विद्युत से घूरते हुए बोला, अंडस्को क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? इसके जवाब में गुरूर ने विद्युत से कहा, अंडस्को तुम्हारी सो कॉल्ड छोटी माँ आई हुई थी और वो मुझे पार्टी में बुला रही है। अगर तुम मेहरबानी दिखाओ तो प्लीज जल्दी रेडी हो जाओ, जिससे कि हम नीचे जा सके। उसकी ये बात सुनकर उसने कहा, अंडस्को क्या तुम कभी मुझसे रिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकती? ये सुनकर गुरूर ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, अंडस्को पति परमेश्वर जी प्लीज जाकर जल्दी से तैयार हो जाए, आपकी अर्धांगिनी आपका इंतजार कर रही है। ये सुनते ही विद्युत ने अपने दांत पीस लिए। वही गुरूर ने चिढ़कर घूरते हुए बोली, अंडस्को क्या ये बेटा है या और भी ज्यादा कुछ बोलूं मैं? विद्युत बिना कुछ कहे क्लोजेट में चला गया। वही गुरूर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडस्को बस कुछ देर और उसके बाद मैं यहां से भाग जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे विद्वान से हेल्प लेनी होगी।
ये कहते हुए वो वही रूम में ही टहलने लगी। इधर दूसरी तरफ वालिया पैलेस के बाहर कतार में कई सारी कार आकर रुकने लगी और उन सभी कार से एक एक करके बॉडीगार्ड बाहर निकले और उन सभी कार्स का गेट ओपन करने लगे। वहीं नीलेश और सुष्मिता जी तुरंत गेट पर आकर खड़ी हो गई और एक बड़ी कार से एक बूढ़ा इंसान राजशाही कपड़ों में बाहर निकाला, जिसके साथ एक बूढ़ी औरत भी बाहर निकली। वो दोनों काफी राजघराने के लग रहे थे। उन दोनों को देखते ही नीलेश और सुष्मिता जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। नीलेश जी तुरंत आगे आए और वो उस बूढ़े आदमी को देखते हुए बोले, अंडरस्को ललित भाई साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ललित जी ने नीलेश जी को देखते हुए कहा, अंडरस्को पर मुझे मेरी पोती से मिलकर खुशी होगी। ये सुनते ही नीलेश जी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन तभी ललित जी के साथ मौजूद औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को नीलेश जी आप इनकी बातों को सुनकर बुरा मत मानिए। बस फर्क कितना है कि इन्होंने जब से सुना है कि हमारी पोती हमें मिल गई है, तब से ये उससे मिलने के लिए बेताब है और सच कहूं तो मैं खुद भी बेताब हूं। ये सुनकर सुष्मिता जी ने तुरंत कहा, अंडरस्को जी जरूर गरिमा जी आप अंदर चलिए, हम आपको आपकी पोती से मिलवाएंगे। तभी दूसरे कार से एक आदमी औरत बाहर निकले और फिर तीसरे कार से एक लड़की बाहर निकली। उस लड़की की उम्र लगभग 20 से 21 साल की थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो पैलेस को घूर रही थी। तभी नीलेश और सुष्मिता जी ने उन आदमी औरत का भी स्वागत किया और उस लड़की को देखकर सुष्मिता जी ने प्यार से कहा, अंडरस्को अलीशा तुम कितनी बड़ी हो गई, बचपन में देखा था इसे, अब देखो कितनी खूबसूरत भी हो गई है। ये सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को मेरी बेटी तो खूबसूरत है ही, नजर ना लगे इसे किसी की। ये सुनकर अलीशा मुस्कुराती और फिर वो सभी अंदर की तरफ आए। अंदर नीलेश जी ने उन्हें गार्डन में रखे सोफे पर बिठाया और फिर नौकरों ने उन्हें ड्रिंक सर्व किया। तो फिर नीलेश जी सुष्मिता जी से धीरे से बोले, अंडरस्को ललित भाई साहब जल्द से जल्द गुरूर से मिलना चाहते हैं, जाओ देखकर आओ आखिर गुरूर कर क्या रही है। ये सुनकर उन्होंने अपना सर हिला दिया और वो अभी जाती वहां से उससे पहले ही गार्डन के गेट की तरफ हलचल महसूस हुई और सभी उस तरफ देखने लगे, जहां इस वक्त विद्युत गुरूर के हाथ को पकड़े अंदर की तरफ आ रहा था। और जैसे ही सभी की नजर विद्युत और गुरूर पर एक साथ गई, सभी बस एकटक उन्हें देखते रह गए। और वही ललित और गरिमा जी ने जैसे ही विद्युत गुरूर को देखा, वो भी बस एकटक उन्हें देखते रहे। वही गुरूर इस वक्त विद्युत की बाहों में बाहें डाले चारों तरफ घूमते हुए आ रही थी। तभी विद्युत ने इसके लिए कुछ सलाह देने कहा, अंडरस्को सभी से तुम्हें यहाँ रिस्पेक्टफुली मिलना है, गॉट इट। गुरूर ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को तुम मेरे कोई टीचर नहीं हो जो तुम मुझे रिस्पेक्ट करना सिखाओगे और नहीं मेरे कोई बाप हो, इसलिए अपनी नसीहत अपने पास रखो। ये सुनकर विद्युत में अपनी पकड़ उसके उंगलियों पर कस दी, जिससे गुरूर गुस्से के साथ विद्युत को देखने लगी। तो विद्युत उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेंकते हुए गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को बेबी सभी हमें देख रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ कोई भी सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी बहुत इज्जत है और मुझे अपने इज्जत से बहुत प्यार है। ये सुनते ही गुरूर भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को विद्युत वालिया तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इज्जत की मैं इतने अच्छे से धज्जियां उड़ाऊंगी कि कभी तुमने इज्जत के बारे में बात ही नहीं करोगे। ये सुनकर विद्युत उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी वहां नीलेश जी आते हुए बोले, अंडरस्को गुरूर बेटा यहाँ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलवाता हूँ। जैसे ही गुरूर ने उनके मुंह से अपनों के बारे में सुना, वो उन्हें घूरते हुए बोली, अंडरस्को क्या मेरे डैड यहाँ आए हैं। ये सुनकर नीलेश ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडरस्को बेटा तुम्हारे डैड नहीं पर तुम्हारी अपनी फैमिली आई है, तुम्हारी सगी फैमिली। जैसे ही गुरूर ने सगी फैमिली का नाम लिया, गुरूर के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरे डैड है। अगर वो मुझसे मिलने आए हैं तो मैं उनसे मिलूंगी, बाकी डैड के अलावा मुझे नहीं पता मेरी कौन सी फैमिली और कौन सी नहीं। तभी नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को मुझे अच्छे से पता है आज तक तुम सिर्फ विनय माथुर को ही अपना परिवार मनाती आए हो, लेकिन वो तुम्हारा असली परिवार नहीं है, बल्कि असली परिवार तो ठाकुर खानदान है तुम्हारा, क्योंकि तुम गुरूर ठाकुर हो, शिव ठाकुर साहब की परपोती और उनके ठाकुर खानदान की वारिस। ये सारी बातें सुनकर गुरूर का दिमाग घूमने लगा और वो विद्युत को घूरते हुए बोली, अंडरस्को ये सब क्या हो रहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं। मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं किसी ठाकुर खानदान से नहीं हूं। मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी थी और तुमने गलती से मुझसे शादी कर ली। मैं गुरूर माथुर और मेरे डैड का नाम विनय माथुर है।
इसके अलावा मैं किसी से ठाकुर या बाकी अदर मेंबर को नहीं जानती, ना ही मैं उनसे मिलूंगी। तभी ये सुनकर विद्युत ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, अंडरस्को, मैं तुम्हें लेकर कभी गलतफहमियां नहीं रख सकता और जो भी दादाजी का रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तुम्हारी फैमिली विनय माथुर नहीं बल्कि ठाकुर खानदान है और अब मेरे साथ चलो। ये कहकर विद्युत ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर सीधे ललित और गरिमा ठाकुर के तरफ जाने लगा। वही गुरूर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो। मेरी कोई फैमिली नहीं है। अभी वो ये कह ही रही थी कि तभी ललित ने उसे देखते हुए बड़े ही प्यार के साथ कहा, अंडरस्को, गुरूर बेटा, हम सब तुम्हारा परिवार हैं। जैसे ही गुरूर ने किसी बूढ़े इंसान की आवाज सुनी, वो तुरंत सामने देखने लगी, जहां इस वक्त ललित और गरिमा अपनी जगह से खड़े होकर उसके तरफ बढ़ रहे थे। उन दोनों बूढ़े और बूढ़ी को देखकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, ये सब कौन है और क्यों बेवजह मुझसे रिश्ता बना रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती इन्हें। तभी विद्युत ने उसे घूरते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करना। तभी गुरूर ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, पर यहाँ चल क्या रहा है? मुझे ये तो बताओ, और ये पार्टी क्या इसलिए रखी गई थी? तभी सुष्मिता जी आगे आते हुए बोली, अंडरस्को, हाँ बेटा, आज तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिलने वाली है, इसलिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और अब देखो तुम्हारा खानदान तुमसे मिलने आया है। तुम उनसे मिलो और बातें करो। लेकिन गुरूर के सामने मौजूद सभी इंसान अनजान थे। फिर ना समझी में बोली, अंडरस्को, पर मैं नहीं जानती, फिर मैं उनसे क्यों मिलूं? इसके जवाब में गरिमा जी की आंखें नम हो गई। वो आगे आए और गुरूर को अपने सीने से लगाते हुए बोली, अंडरस्को, पूरे 14 साल हो गए। 14 साल बाद मैं अपनी गुरूर को देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, तुमसे मिलकर। ये सुनकर गुरूर ने कहा, अंडरस्को, पर मैं आपसे कभी नहीं मिली। मुझे तो आप याद भी नहीं है। तभी ललित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें हम याद नहीं है, क्योंकि बचपन में ही तुम हमसे दूर हो गई थी। पर मैं शुक्रगुजार हूँ विद्युत बेटे का, जो इसने तुम्हें वापस हमें लाकर दिया है। हम बता नहीं सकते कि इस वक्त हम कितने ज्यादा खुश हैं। विद्युत ने इस पर बस हल्के से अपना सर हिला दिया और वो वहां से दूसरी साइड बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। इधर गुरूर उसे ऐसे जाते देख बड़बड़ाते हुए मन ही मन बोली, अंडरस्को, मैं वाकई इन्हें नहीं जानती, पर समझ नहीं आता कि विद्युत मुझे ऐसी सिचुएशन में अकेले छोड़कर क्यों चला जाता है। मैं वाकई इन्हें नहीं जानती, पता नहीं ये क्यों मुझे अपनी फैमिली समझ रहे हैं। तभी वहां पर एक कर्कश आवाज आए, अंडरस्को, अगर गुरूर हमें पहचानने से कर रही है, तो क्यों आप जबरदस्ती उसे अपनी फैमिली में शामिल कर रही है? क्या अलीशा काफी नहीं है हमारी फैमिली में, जो इस लड़की को भी अपनाने की कोशिश कर रही है? उसे आवाज को सुनकर गुरूर के साथ साथ गरिमा और सुष्मिता जी भी लता को देखने लगे, जो इस वक्त गुरूर को घूरे जा रही थी। वहीं गुरूर उन्हें घूरते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे कोई शौक भी नहीं लगी है आप सबकी फैमिली में आने का। इनफैक्ट मुझे तो किसी की फैमिली नहीं बनना। मैं तो आज यहां से भागने वाली हूं। उसके मुंह से ये बात सुनते ही सभी हैरान हो गए और सुष्मिता जी ने हैरानी से कहा, अंडरस्को, बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम होश में तो हो? ये सुनकर गुरूर अपना हाथ झटकते हुए बोली, अंडरस्को, मैं पूरे होश हवास में ये बात बोल रही हूं और मेरे करीब आने की कोई भी कोशिश मत करना। मुझे कोई फैमिली नहीं चाहिए। मेरी फैमिली सिर्फ मेरे डैडी थे और मैं उनके पास वापस जाऊंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगे। तभी ललित ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, ये सारी गलती उस विनय और रजनीश की है। उन दोनों की वजह से ही आज गुरूर हमें पहचानने से भी इनकार कर रही है, जबकि असली परिवार हम है उसके और वो विनय झूठ है। मैं विनय को माफ नहीं करूंगा। ये सुन सभी बिल्कुल खामोश हो गए। आखिर क्या है असली सच? एपिसोड 34, मुझे विद्युत चाहिए, गुरूर की हमशक्ल। वहीं गुरूर उन्हें घूरते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे कोई शौक भी नहीं लगी है आप सबकी फैमिली में आने का। इनफैक्ट मुझे तो किसी की फैमिली नहीं बनना। मैं तो आज यहां से भागने वाली हूं। उसके मुंह से ये बात सुनते ही सभी हैरान हो गए और सुष्मिता जी ने हैरानी से कहा, अंडरस्को, बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम होश में तो हो? ये सुनकर गुरूर अपना हाथ झटकते हुए बोली, अंडरस्को, मैं पूरे होश हवास में ये बात बोल रही हूं और मेरे करीब आने की कोई भी कोशिश मत करना। मुझे कोई फैमिली नहीं चाहिए। मेरी फैमिली सिर्फ मेरे डैडी थे और मैं उनके पास वापस जाऊंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगे। तभी ललित ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, ये सारी गलती उस विनय और रजनीश की है।
उन दोनों की वजह से ही आज गुरूर हमें पहचानने से भी इनकार कर रही है, जबकि असली परिवार हम है उसके, और वो विनय झूठ है। मैं विनय को माफ नहीं करूंगा। तभी नीलेश जी ने शांत कराते हुए बोले, अंडरस्को भाई साहब आप शांत हो जाए। गुरूर बहुत ही जिद्दी है, वो जल्दी किसी से ठीक से बात नहीं करती, इसलिए आप सब बुरा मत मानिए उसके बर्ताव के लिए, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो सब कुछ अपना लेगी, क्योंकि अभी उसे असली सच भी नहीं पता। उसे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, और जहाँ तक कि उसे अभी अपने परदादा शिव ठाकुर के बारे में भी कुछ नहीं पता। जिस दिन उसे सब कुछ पता चलेगा, उसे दिन वो हमारे रहन सहन और हम सबको अपना लेगी। जब उन्होंने ये कहा तो फिर सभी ने अपना सिर हिलाया। इधर एलिजा जो अपनी माँ लता के साथ खड़ी ड्रिंक कर रही थी, उसकी नज़र बार बार काउंटर के पास खड़े विद्युत पर जा रही थी। विद्युत को देखकर अलीशा अपने माँ से मुंह बनाते हुए बोली, मॉम मुझे विद्युत वालिया बहुत पसंद आ रहा है। ही इज सो हॉट, ये कितना हैंडसम है, और तो और ये पूरे मैसूर का इकलौता वारिश है। मुझे उस गुरूर से बहुत जलन हो रही है। एक तो वो अचानक से परदादा जी की परपोती निकल गई और हमारे ठाकुर खानदान की बेटी बन गई, और तो और फिर उसने कितने आसानी से विद्युत वालिया से शादी भी कर ली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे विद्युत चाहिए। जैसे ही अलीशा ने ये कहा, लता ने तुरंत उसे बाजू से कसकर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोली, आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा से ये बात अपने मुंह से भी मत निकालना, वरना मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगी। इधर गुरूर गुस्से से अपने हाथों में जूस का गिलास लिया और उसे एक ही घूंट में पी गई, जिसके बाद वो चिढ़कर बोली, अंडरस्को पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है। इन लोगों ने बेवजह मुझे अपनी फैमिली में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुझे तो यहां से भागना है और मुझे अपना प्लान का अंजाम देना होगा। तभी किसी ने उसके कान में कहा, अंडरस्को क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूं तुम्हारी प्लान में? गुरूर अचानक से चौंक गई। उसने तुरंत अपने सीने पर हाथ रख लिया और पीछे मुड़कर देखा, जहां इस वक्त विधांत व्हाइट सूट में स्माइल के साथ खड़ा था। विधांत को देखते ही गुरूर ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को तुम मुझे हर वक्त डराते क्यों रहते हो? इसके जवाब में विधांत ने आसपास देखते हुए कहा, अंडरस्को क्या तुम डरती भी हो? ये सुनकर गुरूर ने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को मैं डरती नहीं हूं, बल्कि मैं चौंक गई थी तुम्हारे अचानक बोलने से, और वैसे भी तुम मेरी क्या हेल्प करोगे? विधांत ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को मुझे पता चला कि भाई ने तुमसे जबरदस्ती शादी की है और तुम यहां से भागने की फिराक में हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें यहां से भगा दूं? ये सुनते ही गुरूर की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत आसपास देखते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को आर यू सीरियस? तुम कहीं मुझे उस वैदेही की तरह फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि पिछली बार उसने यही किया था। वो तो मैं समझदार थी जो वापस लौट आए, वरना शायद वो विद्युत मुझे जिंदा न छोड़ता, अगडू कहीं का। उसके मुंह से ये सुनकर विधांत हंसते हुए बोला, अंडरस्को तो तुम्हें भी पता चल गया मेरे भाई अगडू है? ये सुनकर गुरूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, अंडरस्को अगडू नहीं बल्कि महाकुडू, बहुत ही बोरिंग है, हर वक्त मुंह बनाकर घूरता रहता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी विधांत ने उसे ध्यान से देखते हुए बोला, अंडरस्को पर मुझे लगता है तुम मेरे भाई से प्यार करने लगी हो। जैसे ही विधांत ने ये कहा, गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी के साथ बोली, अंडरस्को ये क्या बकवास कर रहे हो तुम होश में तो हो? आखिर तुम्हें ऐसा कब लग गया कि मैं तुम्हारे से प्यार करती हूँ? इम्पॉसिबल, मैं अपने मरते दम तक, आखिरी सांस तक उससे प्यार नहीं कर सकती। ये सुनकर विधांत मुस्कुराया और बोला, अंडरस्को डोंट नो, पर तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही हैं। अभी कुछ देर पहले जब तुम भाई के साथ यहाँ अंदर आ रही थी, तब मैंने तुम दोनों को एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए देखा था, और तब मुझे एहसास हुआ कि शायद तुम मेरे भाई के प्यार में गिर गई हो। ये सुनकर गुरूर अब हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अंडरस्को नाइस जोक, मुझे बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारा भाई गुरूर माथुर के टाइप का नहीं है। तभी विधांत उसके हाथ को पकड़ते हुए प्यार से बोला, अंडरस्को तो फिर मुझे अपने टाइप का बना लो, मैं तुम्हारे टाइप का जरूर बन जाऊंगा। अचानक से गुरूर की हंसी गायब हो गई और वो तुरंत विधांत को घूरने लगी। दूसरे पल उसकी नजर अपने हाथों पर गई, जो विधांत के हाथों में था। वो अभी अपने हाथ पीछे खींचती उससे पहले ही किसी ने विधांत के कंधे को पकड़ा और उसे झटके के साथ पीछे कर दिया। विधांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना सिर घुमाया, जहां विद्युत उसे गुस्से के साथ घूर रहा था। तभी विधांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को भाई डोंट वरी, मैं आपकी बीवी को आपसे छीनने की कोशिश नहीं करूंगा, वो आपकी है, सिर्फ आपकी।
तभी विद्युत ने गुस्से के साथ गुरूर की कलाई को पकड़ते हुए सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को, दोबारा से कभी उसे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सौतेले भाई हो। जैसे ही गुरूर गुस्से ने सौतेले भाई सुना, वो शॉक रह गई और शॉक्ड होकर वेदांत को देखने लगी। वहीं विद्युत गुरूर को खींचते हुए वहां से दूसरी तरफ लेकर चला गया। इधर वेदांत उन्हें जाते देख मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, आप तो बहुत पहले ही भूल चुके हैं कि मैं आपका सौतेला भाई हूं, और यही याद दिलाने के लिए तो मैं यहां वापस आया हूं। वैसे भाई, बचपन से मेरी एक आदत थी, जो आपको पसंद होता था वही मुझे पसंद आ जाता था, और सच कहूं तो आपकी पसंद इस बार भी मुझे पसंद आ चुकी है और मैं अब उसे पाना चाहता हूं। ये कहते हुए उसकी नजरें गुरूर के ऊपर टिकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। इधर उन सभी से दूर खड़ी वैदेही ये सब कुछ देख रही थी। ये सब देखते हुए उसने खुद से कहा, अंडरस्को, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ तो अलग होने वाला है। अगर ये गुरूर गलती से भी वेदांत के झांसे में आ गई तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि ये वेदांत बहुत पागल इंसान है कि गुरूर को आसानी से जाने नहीं देगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वेदांत के साथ मिलकर गुरूर को उसे ऑफर करना चाहिए? ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गया। पार्टी अब अपने जोरों शोरों पर थी। सभी एक दूसरे के साथ ड्रिंक कर रहे थे, तो वही गरिमा और ललित बार बार गुरूर से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर गुरूर उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दे रही थी। तभी गुरूर को वहां बेचैनी महसूस हुई और वह गार्डन के दूसरे साइड में चली गई। वेदांत की नजर गुरूर पर ही टिकी हुई थी और इधर वैदेही भी वेदांत को देख रही थी। गुरूर को बाहर जाते देख वेदांत भी गुरूर के पीछे पीछे गया। इधर गुरूर बार बार आसपास देख रही थी। उसे चारों तरफ का माहौल खाली नजर आ रहा था, जिसे देखकर उसने मन ही मन कहा, अंडरस्को, क्या मेरे पास यही मौका है यहां से भागने का? शायद हाँ, मैं शायद यहां से भाग सकती हूँ। ये सोचते हुए वो और भी ज्यादा तेजी के साथ बाहर की तरफ जाने लगी। इधर वेदांत भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और वही वैदेही भी वेदांत के पीछे पीछे जा रही थी। गुरूर अब तक गेट से बाहर निकल गई। इधर वहां काफी कम रोशनी थी। वेदांत जैसे गेट के बाहर आया, वो अपनी नजर चारों तरफ घुमाने लगा। उसे वहां कोई नजर नहीं आया, जिसे देखकर वेदांत ने कहा, अंडरस्को, पक्का ये लड़की यहां से भागने की कोशिश कर रही है और अब मुझे इसे अपनी कैद में करना होगा। ये सोचते हुए वो और भी ज्यादा अंदर की तरफ बढ़ा और तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखते ही उसके चेहरे पर एक साथ मुस्कुराहट आ गई। वह आगे बढ़ा। उसने दूसरे ही पल उस लड़की की कलाई को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अंडरस्को, गुरूर भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे भागने की? लेकिन तभी वो लड़की झटके के साथ वेदांत के सीने से लग गई और तुरंत बोली, अंडरस्को, प्लीज मुझे यहां से कहीं सेफ जगह लेकर चलो। वेदांत के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने उस लड़की के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर आने लगा। इधर वैदेही ने जैसे ही वेदांत को अंदर आते देखा, वो भी वापस अंदर की तरफ आने लगी और एक पिलर के पास छुपकर देखने लगी। उसे वहां ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो इस वक्त वेदांत को किसी लड़की को अपने सीने से लगा देख सकती थी, जिसे देखकर वो खुद से बोली, कहीं ये वेदांत और गुरूर तो नहीं है? कहीं दोनों के बीच पहले से कुछ चल तो नहीं रहा था? क्योंकि जब से वेदांत यहाँ आया है, तब से ये मुझे परेशान करने की बजाय गुरूर के आगे पीछे लगा हुआ था, जबकि ये ऐसा कभी नहीं करता। जब जब ये यहाँ आता था तब तब मुझे बहुत परेशान करता था। यही सही मौका है। मैं उनकी फोटोज क्लिक करूंगी और फिर विद्युत को दिखाऊंगी। विद्युत को पता चलेगा कि उसकी बीवी उसके ही सौतेले भाई से किस तरह मुंह काला करवा रही है। ये कहते हुए वैदेही और भी ज्यादा आगे आ गई और उसने चुपकर अब वेदांत की गुरूर के साथ फोटोज खींचने लगी। इस वक्त वो लड़की वेदांत के सीने से लगी हुई थी और जैसे ही वेदांत उस लड़की को रोशनी में लेकर आया, उसने उसे देखते हुए कहा, अंडरस्को, क्या हुआ गुरूर भाभी? आप ठीक तो है? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? वो लड़की जो हूबहू गुरूर की तरह दिख रही थी, वो वेदांत को देखने लगी। उसे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने मन ही मन कहा, ये लड़का मुझे अपनी भाभी क्यों कह रहा है? क्या ये पागल हो गया है? क्या इसे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कोई और हूं, और वैसे भी कितनी मुश्किल से मैं उन गुंडों से बचकर यहां भागते हुए आई हूं। शायद यहां पर कोई पार्टी चल रही है। मुझे बहुत ज्यादा प्यास भी लगी है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो अभी के अभी मैं यही गिर जाऊंगी। मुझे सबसे पहले पानी चाहिए, उसके बाद ही मैं देखूंगी कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी उसने आसपास देखते हुए कहा, अंडरस्को, क्या यहाँ पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है।
ये सुनकर विधांत की भौहें तन गई और वो उस लड़की को घूरते हुए बोला, अंडस्को, अभी तक तो आप यहां से भागने की कोशिश कर रही थी, क्या आपने अपना इरादा बदल दिया? ये सुनकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया। उसने विधांत को धक्का दिया और वो सीधे अंदर की तरफ दौड़ने लगी। उसे इस तरह जाते देख विधान भी उसके पीछे जाते हुए बोला, अंडस्को, रुकिए गुरूर भाभी, आप मुझसे इस तरह भाग क्यों नहीं है, और आप अचानक से इतनी बदल क्यों गई? लेकिन वो लड़की सीधे अंदर आए और वो वहां कैटरिंग एरिया की तरफ गई। वहां रखे पानी को उसने तुरंत जल्दबाजी के साथ पिया। पानी पीते ही उसने खुद से गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, थैंक गॉड नव्या, तुमने पानी पी लिया, वरना मुझे लग रहा था कि मैं प्यासी मर जाऊंगी। पर अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा पागल इंसान मुझे अपनी भाभी कह रहा है। लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? आसपास की पार्टी देखकर लग रहा है कि काफी रईस लोग हैं और यहाँ कुछ तो बड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। ये कहते हुए नव्या, जो हुबहू गुरूर की तरह दिख रही थी, वो पीछे मुड़ी, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक सर्द आवाज आए, अंडस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही नव्या एक पल के लिए चौंक गई और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी और सामने खड़े हैंडसम से इंसान को देखकर नव्या बिल्कुल शॉक हो गई। तभी सामने खड़ा विद्युत नव्या को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हें वहां पार्टी में मैं ढूंढ रहा था, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या तुमने भागने की कोशिश की? नव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने हकलाते हुए कहा, अंडस्को, ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैं आपको जानती हूँ? ये सुनते ही विद्युत की उसने सर्द आवाज में कहा, अंडस्को, क्या तुमने फिर से ड्रिंक कर ली? मैंने तुमसे मना किया था कि तुम इस बार कोई भी सीन क्रिएट नहीं करोगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? अब चुपचाप अंदर चलो। ये कहकर वो आगे बढ़ा और उसने नव्या के हाथ को पकड़ लिया, जो इस वक्त बिल्कुल गुरूर की तरह दिख रही थी। जहां तक कि उसकी हाइट भी बिल्कुल गुरूर की तरह थी। बस फर्क इतना था कि इस वक्त नव्या ने काफी गंदे कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल भी पूरे बिखरे हुए थे। लेकिन जैसे ही विद्युत में नव्या के हाथ को पकड़ा, उसी वक्त उसके कदम रुक गए और उसने दूसरे ही पल नव्या के हाथ को छोड़ दिया। वो उससे 2 कदम पीछे होते हुए उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक से नव्या विद्युत के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर चौंक गई और डरते हुए 2 कदम पीछे हो गई। और तभी विद्युत ने दूसरे पल अपने कमर के पीछे से गन निकाला और उसे गन को सीधे नव्या के माथे पर पॉइंट करते हुए सर्द आवाज में बोला, हू द हेल आर यू? नव्या, जो अभी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, उसने जैसे ही उस गन को अपने सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कहाँ गई गुरूर आखिर? क्या है नव्या ही वाकई गुरूर? क्या मोड़ लाएगा इनकी जिंदगी में ये ट्विस्ट? कमेंट में बताना अब क्या होना चाहिए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। 35 तुम पागल हो क्या? प्लीज छोड़ो मुझे। अब आगे। जैसे ही नव्या ने विद्युत के हाथ में गन देखी, वो शॉक होकर अपने कदम पीछे ले ली। वहीं विद्युत उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोला, साफ साफ बताओ कौन हो तुम और मुझसे स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश मत करना। तभी नव्या हकलाने लगी और वो हकलाते हुए अभी कुछ कहती, उससे पहले ही वहां पर सुष्मिता जी आते हुए बोली, विद्युत गुरूर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहां कब से ललित भाई साहब तुम्हें पूछ रहे हैं। विद्युत ये सुनकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाया और अपने गन को नीचे कर लिया। वहीं नव्या ने जैसे ही सुष्मिता जी की आवाज सुनी, उसके दिमाग में कुछ आया और वो तुरंत सुष्मिता जी की तरफ दौड़ते हुए बोली, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेंगे। सुष्मिता जी ये सुनकर हैरान हो गई और वो हैरानी के साथ बोली, विद्युत, तुम गुरूर को क्यों मार रहे हो? क्या तुम दोनों ने फिर से लड़ाई की? देखो बेटा, अभी यहाँ बहुत सारे गेस्ट हैं, अगर कुछ भी हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्लीज अभी के लिए तुम दोनों कोई भी लड़ाई मत करो और चुपचाप पार्टी हॉल में चलो। विद्युत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोला और वो नव्या को एकटक देखने लगा। उसे देखते हुए वो वहां से बिना कुछ कहे चला गया। उसे ऐसे जाते देख नव्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड ये पागल इंसान चला गया। दिखने में तो कितना हैंडसम था, पर ये इतना सनकी होगा मैंने सोचा भी नहीं था। पर ये मुझे गुरूर क्यों कह रहा था और सब मेरे साथ ऐसा क्यों बीएफ कर रहे हैं जैसे मैं सबको जानती हूँ। तभी फिर सुष्मिता जी नव्या को देखते हुए बोली, गुरूर ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए? कुछ देर पहले तो तुम कितनी अच्छे से रेडी हुई थी बेटा, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें ये साड़ी पहनना पसंद नहीं है और ना मंगलसूत्र या सिंदूर लगाना पसंद है, लेकिन बेटा अभी के लिए तुम्हें ये सब कुछ करना होगा क्योंकि हम राजपूत हैं और तुम राजपूत घराने की बड़ी बहू हो। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हमारे कल्चर्स को अपनाओ, तभी तुम्हें देखते हुए आगे आने वाले जनरेशन अपना आएगी।
लेकिन तुमने तो अपना ड्रेसिंग ही चेंज कर दिया। चलो मैं फिर से तुम्हें दूसरे कपड़े पहन कर आती हूँ, वरना जब यहाँ सब देखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ये सुनकर नव्या बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर सुष्मिता जी ने फिर से उसे डांटते हुए कहा, गुरूर बेटा तुम यहाँ से हर बार भागने की जिद क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए। विद्युत कभी तुम्हें जान नहीं देगा, इसलिए तुम विद्युत को अपनाने की कोशिश करो। वो दिल का बहुत अच्छा है, हाँ वो थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन अगर तुम प्यार से उसे पेश होगी तो देखना उसे तुम्हें प्यार हो जाएगा और तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। अब मेरे साथ चलो। ये सब समझते हुए वो नव्या को गुरूर समझकर सीधे अंदर लेकर चली गई। इधर दूसरी तरफ विधांत जो अभी भी नव्या को ढूंढ रहा था, तभी उसके पास वैदेही आए और मुस्कुराते हुए बोली, विधांत तुम किसे ढूंढ रहे हो? विधांत जो आसपास देख रहा था, वैदेही की आवाज सुनकर वो रुक गया और मुस्कुराते हुए वैदेही की तरफ मुड़ और बोला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुम मिल गई, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है, क्या हम रूम में चले? विधांत की ये बात सुनते ही वैदेही की चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो तुरंत गुस्से से बोली, विधांत मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। तुम अच्छे से जानते हो फ्यूचर में मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी और भाभी माँ समान होती है। लेकिन तभी विधांत ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरे लिए मेरी भाभी माँ सम्मान नहीं बल्कि माल समान है। पर मुझे तुम्हें इंटरेस्ट कम हो गया है क्योंकि तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत गुरूर है और उसके अंदर मेरे बराबर का परफेक्ट एटीट्यूड भी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमसे मेरे कुछ पुराने हिसाब भी चुकाने हैं। ये सुनते ही वैदेही ही अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाए और बोली, विधांत तुम मुझे कब तक उस बात को लेकर ब्लैकमेल करोगे? तुम भूलो मत, बहुत जल्द मैं तुम्हारे भाई की बीवी बन जाऊंगी। उसके बाद तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी विधांत आगे बढ़ो उसके गर्दन को कसकर पड़कते हुए दांत पीसकर बोला, अभी तुम मेरे भाई की बीवी बनी नहीं हो और ना ही कभी बनने वाली हो, क्योंकि मेरे भाई उस गुरूर से प्यार करते हैं और वो दोनों कभी अलग नहीं होने वाले। इसलिए ख्वाब देखना बंद करो, वरना तुम्हारा ख्वाब इस तरह टूटेगा जिस तरह तुमने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। वैदेही ही तुरंत हंसने लगी और वो विधांत के हाथ पर मारते हुए बोली, विधांत छोड़ो मुझे, यहाँ सब देख रहे हैं, तुम पागल हो क्या, प्लीज छोड़ो मुझे। तभी विधांत उसे आसानी से छोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे ही इस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए अगर तुम मेरे पास बहस करने आए हो तो तुम्हारे लिए ये भारी पड़ सकता है, सो प्लीज यहाँ से चली जाओ, वरना हम रूम में चलते हैं और वहां पर तुम्हें पता है मैं किस तरह की बातें करूंगा तुम्हारे साथ। ये सुनते ही वैदेही अपनी थूक निगलने लगी और वो बिना कुछ कहे वहां से तुरंत चली गई। उसके जाने के बाद विधांत फिर से आसपास देखते हुए गुस्से के साथ बोला, ये गुरूर इतनी अजीब क्यों बिहेव कर रही थी और ये चली कहाँ गई? मुझे इसे ढूंढना होगा क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। ये कहते हुए वो फिर से गुरूर को आसपास देखने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब सुष्मिता जी नव्या को विद्युत के कमरे के अंदर लेकर आए और जब कमरे के अंदर पहुंची तो उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई और जैसे उसने वॉल के तरफ देखा उसके होश उड़ गए और वो तुरंत 2 कदम पीछे हो गई। उस इस तरह पीछे होते देख सुष्मिता जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ गुरूर बेटा, तुम इतनी ज्यादा शॉक्ड क्यों हो, सब कुछ ठीक है ना? तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। अगर तुम पार्टी में नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम कमरे में रहकर आराम कर सकती हो, मैं नीचे ललित भाई साहब और भाभी जी से कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक ना होने की वजह से तुम नीचे नहीं आ पाए। लेकिन तभी नव्या ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और वो तुरंत उस वॉल पर लगे गुरूर और विद्युत के फोटो को एक साथ देखते हुए आगे आए और वो गुरूर के फोटो को ध्यान से देखते हुए बोली, ये मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरी शादी कब इस इंसान से हुई और मैंने ये फोटोशूट कब करवाया? ओह गॉड, हो क्या रहा है मेरे साथ? वो पूरी तरह कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त विद्युत के साइड में क्या कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका ये दूसरा जन्म हुआ हो। वही सुष्मिता जी अब और परेशान होते हुए बोली, अब तो मुझे यकीन हो गया तुम्हारी तबीयत बाकी ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम अब रेस्ट करो, मैं तुम्हें नीचे नहीं जाने दूंगी। पता नहीं तुम नीचे उनके सामने क्या बोल दो, फिर परेशानी हो सकती है। लेकिन तभी नव्या ने कहा, नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर मुझे ये बता दीजिए कि ये लड़की कौन है और ये बिल्कुल मेरी तरह क्यों दिख रही है? ये सुनकर सुष्मिता जी ने अब गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है तुम्हारी, या फिर मैं विद्युत को बुलाऊं? उसका नाम सुनते ही नव्या डर गई। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, उस पुलिसमैन को यहाँ मत बुलाना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ से जाइए।
मुझे वाकई अभी रेस्ट करना है। ये सुनकर फिर सुष्मिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद गनव्या तुरंत गुरूर के फोटो पर हाथ फेरते हुए जल्दबाजी के साथ बोली, ये तो बिल्कुल मैं हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आज तक सिर्फ ट्विंस या जुड़वा के बारे में सुन रखा था, पर मैं अभी खुद के हमशक्ल को देख रही हूँ। ये तो अनबिलीवेबल है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये कहते हुए उसने अपने ही हाथ को पिंच किया और उसे दर्द हुआ। वो तुरंत बोली, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। इसका मतलब मैं इस वक्त अपनी हमशक्ल के घर में हूँ और ये सब मुझे वो गुरूर समझ रहे हैं। और शायद पूछो पुलिसमैन जो नीचे मुझे मिला था, वो उस लड़की गुरूर का पति है। उसे भी एक पल के लिए धोखा हो गया था, लेकिन एक मिनट। ये कहते कहते वो कुछ पल रुकी और तुरंत घबराते हुए बोली, पर उसे तो दूसरे पल मेरे बारे में पता चल गया था। वो तो जानना चाहता था कि मैं असलियत में कौन हूँ, क्या मेरा यहाँ रहना ठीक रहेगा। ओ गॉड, एक ही दिन में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। पर जो असली वाली गुरूर है वो कहाँ गई? जैसा कि उसे आंटी ने बताया था, वो गुरूर यहाँ से भागने की कोशिश करती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ से भाग गई हो और मैं गलती से उसकी जगह यहाँ आ गई। ओ नो, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये कहते हुए अब नव्या ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। इधर दूसरी तरफ स्टडी रूम में वैभव स्टडी रूम के अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ विद्युत, तुमने मुझे अचानक से क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक है ना? विद्युत इस वक्त सिगरेट पी रहा था। वो सिगरेट पीते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करके बोला, वो यहाँ से भाग चुकी है। ये सुनते ही वैभव हैरान हो गया और हैरानी के साथ बोला, व्हाट? क्या फिर से उसने भागने की कोशिश की? विद्युत ने सर्द आवाज में कहा, उसने इस बार कोशिश नहीं की, बल्कि वो कामयाब हो चुकी है और मुझे अच्छे से पता वो इस वक्त कहाँ है, इसलिए। तभी वैभव तुरंत बीच में ही बोला, जब तुम्हें पता है तो तुम उसे लेने क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे लगता है अभी के अभी हमें वहां चलना चाहिए। तुम जानते हो कि उसके सिर पर खतरा मंडरा रहा है। जब से मीडिया में ये बात पता चली है कि सिर्फ साहब की प्रॉपर्टी ठाकुर खानदान में वापस आ चुकी है, तब से चारों तरफ दुश्मन अलर्ट हो चुके हैं। अगर गलती से भी उन्हें पता चला कि गुरूर ऐसे भाग गई है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें अभी के अभी चलना चाहिए। लेकिन विद्युत बीच में बोला, हम उसे लेने नहीं जाएंगे, बल्कि वो जहां है तुम वहीं से ही उस पर नजर रखोगे और उसके बारे में सारी डिटेल मुझे दोगे। तब तक के लिए मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। वैभव को ये बात समझ नहीं आई और उसने ना समझी में कहा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पाया। विद्युत टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे अब वो करना है जो मैं इतने वक्त से करना चाहता था, और अब मुझे उसकी असलियत पता चलेगी और तब मैं उसके अतीत के बारे में जानूंगा। ये सुनते ही अब वैभव भी तुरंत बोला, ये कैसे हो सकता है? और तुम्हें पता है कि वो कभी उसकी असलियत या अतीत नहीं बताएगा तुम्हें। इसके जवाब में विद्युत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरे पास है कोई जिसे अब मैं आसानी से उसकी असलियत जान सकता हूं। बस तुम अब उसके ऊपर नजर रखो और उसकी खबर मुझ तक पहुंचाओ। ये सुनकर वैभव ने फिर अपना सिर हिला दिया और वो वहां से चला गया। इधर दूसरी तरफ मैसूर के एक आउट एरिया के विला में इस वक्त गुरूर सोफे पर बैठी हुई वाइन पी रही थी। उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। तभी विनय उसके लिए स्नैक्स लेकर किचन से बाहर आए और टेबल पर रखते हुए बोले, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तुम उस विद्युत के चंगुल से भागने में कामयाब हो गई। स्नैक्स खाते हुए गुरूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो उस विद्युत वालियों को क्या लगा मैं कोई चिड़िया हूं जो वो अपने कैद में करेगा? बल्कि अब मैं उसकी कैद में कभी नहीं जाने वाली। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से एंजॉय करूंगी। तभी विनय प्यार से उसे देखते हुए बोले, बेटा मैं बहुत खुश हूं। मैं बता नहीं सकता, जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ वापस आए हो तो मैं कितना ज्यादा खुश हो गया था। और अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी उस इंसान के पास नहीं जाने दूंगा। इनफैक्ट मैंने तुम्हें इंडिया से बाहर भेजने की भी प्लानिंग कर ली है। ये सुनकर गुरूर ने उन्हें घूरते हुए बोली, पर मैं इंडिया से बाहर क्यों जाऊं? मैं मुंबई जाऊंगी और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करूंगी। लेकिन विनय ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अभी तुम्हारा इंडिया से बाहर जाना ही बेटर है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो विद्युत वालिया तुम्हें दुनिया के कोने कोने में ढूंढने की कोशिश करेगा। और अगर उसे पता चला कि तुम मेरे पास हो तो वो फिर से तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी भी तुम उसकी बीवी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि फिलहाल के लिए तुम इंडिया से बाहर चली जाओ और कम से कम 6-7 महीने बाद तुम विद्युत के खिलाफ डाइवोर्स फाइल कर देना। और जैसे ही तुम्हारा डिवोर्स हुआ फिर तुम वापस इंडिया वापस आ जाना और फिर उसके बाद तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से जीना।
तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और इन सब में रजनीश जी हमारी बहुत मदद करेंगे। रजनीश का जिक्र सुनकर गुरूर ने चिढ़कर कहा, मुझे वो रजनीश अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको नहीं लगता कि वो आपका सिर्फ फायदा उठा रहे हैं? ये सुनकर विनय हल्के गुस्से में कहा, गुरूर ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है आज तुम अगर जिंदा हो तो सिर्फ उनकी वजह से ही हो, वरना अतीत में जो कुछ भी हुआ था। ये कहते कहते वो अचानक से रुक गए और वही गुरूर तुरंत उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, अतीत में क्या हुआ था? डैड मुझे अपना अतीत जानना है और यहाँ तक कि मुझे अपनी असलियत भी जाननी है। आज मैं उस पार्टी में अपने असली परिवार वालों से मिली थी। उन्होंने बताया कि मैं गुरूर ठाकुर हूँ, कोई शिव साहब की परपोती, इसलिए अब आप प्लीज मुझे मेरी असली पहचान बताइए, क्या आप मेरी असली डैड नहीं है? जैसे ही गुरूर ने ये कहा अचानक से विनय का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या होगा अब? क्या नव्या और गुरूर आएंगे आमने सामने? आखिर क्या रिश्ता है उन दोनों का? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। 36 विद्युत गुरूर का एक होना। अब आगे। विनय गुरूर के इन सभी बातों को सुनकर कुछ सोचते हुए बोले, बेटा दरअसल ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी और तब के वक्त में मसूर को पाने के लिए काफी ज्यादा लड़ाइयां होती थी। लेकिन तब मैसूर विद्युत वालिया के परदादा वीरेंद्र वालिया का था और वीरेंद्र वालिया के दोस्त तुम्हारे परदादा शिव ठाकुर थे। ये सुनते ही गुरूर ने हैरानी के साथ कहा, क्या इसका मतलब वाकई शिव ठाकुर मेरे परदादा थे? इसके जवाब में विनय ने हिचकिचाते हुए अपना सिर हिलाया और बोले, हाँ शिव ठाकुर ही तुम्हारे परदादा थे और उस वक्त में उन दोनों की दोस्ती बहुत बड़ी थी। वीरेंद्र वालिया का परपोता विद्युत करीब 8 साल का था जब तुम पैदा हुई थी और 8 साल की उम्र में ही वीरेंद्र वालिया की तबीयत खराब रहने लगी थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो विद्युत को उस मैसूर का मालिक बनाएंगे। लेकिन तब सबने ये कहा था कि जब तक विद्युत अपने आप को उस काबिल नहीं बना लेता और प्रूफ नहीं कर लेता कि वो इस मैसूर के लायक है, तब तक पूरा मैसूर कागजी तौर पर उसके नाम नहीं हो सकता। इसलिए वीरेंद्र वालिया और शिव साहब ने उन्होंने मिलकर प्लानिंग बनाई और उन दोनों ने फैसला लिया कि शिव साहब की परपोती यानी कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तब अगर विद्युत तुम्हें ढूंढकर तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ मैसूर लेकर आता है तभी उसे यह मैसूर वापस मिलेगा, और अगर वो तुम्हें ढूंढकर नहीं लेकर आ पाता तब उसके हाथ से ये मैसूर चला जाएगा और ये मैसूर रजनीश शेखावत का हो जाएगा। और अभी वो अपनी बात आगे कहते उससे पहले ही गुरूर उनकी बात बीच में ही रोकते हुए बोली, और इसी की वजह से आप मुझे यहाँ सबसे छुपा कर सबसे दूर मुंबई लेकर चले आए। मेरा पहचान, नाम, सब कुछ बदल दिया, जिससे कि विद्युत वालिया मुझे ढूंढ ना पाए और ना ही वो मुझसे शादी करके मुझे यहाँ लेकर आ पाए। राइट? ये सुनकर विनय अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, तो फिर मेरे असली मॉम डैड कौन है? विनय ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारे पैदा होने के 2 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मैं शिव साहब के बेटे यानी तुम्हारी डैड का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन उस वक्त पैसों की लालच में आकर मैंने रजनीश का साथ दिया था और रजनीश के कहने पर ही मैं तुम्हें उन सब से चुरा कर अपने साथ मुंबई लेकर चला गया, जिससे कि विद्युत कभी तुम्हें ढूंढ ही ना पाए। पर अफसोस। तभी गुरूर ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, पर अफसोस की बात यह है कि उस विद्युत वालिया ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे अपनी असली पहचान बता दिया और मुझे मेरा वजूद पता चल गया कि मैं आपकी बेटी कभी थी ही नहीं। अब मुझे समझ आ रहा है क्यों आप मेरे साथ इतना सौतेला जैसा बिहेव करते थे, क्यों हर वक्त मुझे डांटते रहते थे और मुझे ताने देते रहते थे, क्योंकि कोई भी आप अपनी सगी बेटी के साथ इतना गलत नहीं करेगा जितना गलत आपने मेरे साथ किया है। मैं सच में कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, अपनों से मैं भागती रही पराइयों के लिए, जबकि यहाँ तो मेरा कोई अपना है ही नहीं। अपने तो मेरे इस वक्त वालिया खानदान में मौजूद लोग हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बचपन की मेमोरीज मेरे दिमाग से मिट क्यों गई। क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे मेमोरीज के साथ खिलवाड़ किया हो। तभी ये सुनते ही विनय हड़बड़ी के साथ बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भला तुम्हारे दिमाग के साथ कौन खिलवाड़ करेगा, और मैंने तुम्हें सच्चाई इसलिए बताई जिससे कि तुम ये समझ जाओ कि बाहर तुम्हारे ऊपर बहुत खतरा है। इस रियासत को पाने के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और अब तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए मुझे रेडी करवा दिया है, तुम आज रात यहाँ से चली जाओ, जिसकी कोई भी तुम तक पहुँच ना पाए। तभी गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, आपकी कोई भी से मतलब विद्युत वालिया का है, राइट? आप नहीं चाहते कि विद्युत वालिया मेरे तक पहुंचे और फिर वो मैसूर वापस आपके सो कॉल्ड दोस्त रजनीश का हो जाए, जैसे अपने अतीत में किया था। लेकिन अफसोस विद्युत वालिया ने मुझे ढूंढ लिया और अब मैसूर भी उसका हो चुका है। मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है, मैंने ऐसा फैसला ही क्यों लिया? मुझे ऐसा फैसला ही नहीं लेना चाहिए था।
मुझे वहां से कभी भागना नहीं चाहिए था, और आज मैं अपने परदादा परदादी से भी मिली थी। वो दोनों कितने प्यार से मुझसे बात कर रहे थे, पर मैं उनके साथ बदतमीजी कर रही थी। पहली बार मैंने इतनी बड़ी फैमिली को दिखा, पर मेरी किस्मत ही खराब है, मैंने सबको दिया। ये कहते हुए उसका गला भर आया। तभी विनय आगे आए और वो उसे छूते उससे पहले ही गुरूर ने गुस्से से उन्हें धक्का दिया और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप दोनों, उन्होंने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पहले मेरे परिवार से मुझसे दूर किया, उसके बाद मेरे अतीत की सच्चाई छुपी। मैं उस विद्युत वालिया से नफरत करती रही। मुझे लगता था कि उस विद्युत वालिया ने मेरे साथ गलत किया है, पर गलत तो आप लोगों ने मेरे साथ किया। उस इंसान ने मेरे साथ हमेशा से सही किया था। वो मुझे वापस अपनी फैमिली में लेकर आया और मैं उसकी फैमिली के साथ बदतमीजी करती रही। मैं कुछ नहीं जानती, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और सीधे बाहर की तरफ जाने लगी। उसे बाहर जाते देख विनय तुरंत उसके पीछे आते हुए बोले, गुरूर बेटा, मेरी एक बार बात तो सुनो। तुम इस तरह कहाँ जा रही हो इतनी रात को? देखो, तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता इस तरह जाना। लेकिन गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगी। वैसे भी आप मेरे बाप नहीं हो, मुझे अब आपके मरने से अफसोस भी नहीं होगा। ये सुनते ही विनय की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, भले मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे तकलीफ में मुझे भी तकलीफ होती है। मैंने तुम्हें सगी बेटी जैसे प्यार किया है। ये सुनकर गुरूर ने सरकास्टिक आवाज में कहा, सीरियसली, क्या आपने सच में मुझे सगी बेटी जैसा प्यार किया है? मुझे यकीन नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ आपने सिर्फ उस रजनीश शेखावत के कहने पर यह सब कुछ किया था। अगर वो रजनीश जिंदगी भर मुझे फैमिली से दूर रखने को बोला तो आप जिंदगी भर मुझे दूर रखते हैं। मुझे नफरत हो रही है आपसे, विनय माथुर। उसके मुंह से अपना इस तरह का नाम सुनकर विनय के दिल के टुकड़े होने लगे। तो वहीं गुरूर सीधे घर से बाहर निकल गई। आधी रात हो चुकी थी और वो सुनसान रोड पर चले जा रही थी। हल्की बरसात में उसकी आंखों से भी बरसात होनी शुरू हो गई थी। उसके दिमाग में रह रहकर विद्युत का ख्याल आ रहा था और वो विद्युत को सोचते हुए बोली, मैंने विद्युत के साथ कितना बुरा बिहेव किया। मैंने हर वक्त उसे भला बुरा कहा, उसे हमेशा ताने देती रही, उसके साथ सार्कास्टिक होती रही, पर मुझे क्या पता था उसने ही मुझे एक नई जिंदगी दी, उसने ही मुझे मेरे वजूद से वाकिफ कराया। मुझे अब यकीन हो रहा है कि रिश्ते नाते भी कुछ होते हैं, उनकी भी कोई वैल्यू होती है, और मैंने उन्हें रिश्ते नातों को अपने घमंड और पैरों तले कुचल दिया। आई एम सॉरी विद्युत, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया है। आई एम रियली सॉरी। उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू से निकलने लगे। लेकिन अभी वो और आगे जाती, उससे पहले ही वहां 2-3 कार आकर रुक गई। उन कार को देखकर गुरूर के कदम रुक और वो ने ना समझी में उन्हें देखने लगी। तभी उस कार से कुछ गार्ड बाहर निकले और वो गुरूर को पकड़कर कार में लेकर जाने लगे। गुरूर ये देखकर चिल्लाते हुए बोली, स्टॉप इट, क्या कर रहे हो तुम सब? छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? आई सेड लीव मी। लेकिन उन लोगों ने गुरूर को नहीं छोड़ा और वो उसे लेकर सीधे कार के अंदर चले गए और गुरूर बस चिल्लाती रह गई। अगली सुबह वालिया पैलेस में नव्या अब बेड पर अकेले सो रही थी और जब उसकी आंख खुली तब उसने आसपास देखा। कमरे को देखकर उसके दिमाग में फिर से कल की बातें आने लगी और जिसे सोचकर उसने हिचकिचाते हुए खुद से कहा, ओह नो, अब तो सुबह भी हो गई, पता नहीं अब यहाँ कौन से ड्रम होंगे और मुझे क्या क्या करना होगा, और ये गुरूर पता नहीं क्या क्या करती होगी। जहां तक मुझे पता है कोई खानदान की बहू है तो क्या मुझे भी बिल्कुल एक बहू की तरह गेटअप लेना चाहिए, क्योंकि मुझे उस शौर्य से बचाना है और जब तक मैं उस शौर्य से दूर यहाँ पर हूँ तभी तक सेफ हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पर अपना नाटक जारी रखना होगा और उसके बाद एक अच्छा वक्त देखकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। ये सोचते हुए उसने अपना सिर हिलाया और वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया इस वक्त नीलेश जी, सुष्मिता जी और वैदेही के साथ विधान सब अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। नौकर ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। तभी सुष्मिता जी ने कहा, मैं अभी गुरूर को जगा कर आती हूँ, वो जरूर सो रही होगी। तभी वैदेही ने चिढ़कर कहा, वो इस घर की बहू है, उसे सबसे पहले सोकर उठना चाहिए और ब्रेकफास्ट रेडी करना चाहिए। पर उस महारानी के नखरे कम नहीं होते, अभी तक सो रही है। उसने ये कहा ही था कि तभी पीछे से आवाज आए, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। ये सुनते ही सभी पीछे देखने लगे और वहां गुरूर को ऐसी हालत में देखकर सभी की आंखें बड़ी हो गई और वही वैदेही की भी आंखें छोटी हो गई। इस वक्त नव्या, जिसने गुरूर का गेटअप लिया था, उसने एक रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी।
मंगलसूत्र और सिंदूर उसकी गले और मांग में सजे हुए थे। उसने लाइट मेकअप किया था और वो एक नई नवेली बहू की तरह दिख रही थी। उस गेटअप में देखकर सुष्मिता जी ने हैरानी के साथ कहा, बेटा क्या तुमने खुद से खुद को रेडी किया है? नव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत पहन लिया है? मैं इससे चेंज करके आऊं? उसे इस तरह बिहेव करते देख सुष्मिता जी कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन तभी वो बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं बेटा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, बल्कि मैं तो बहुत खुश और हैरान हूं तुम्हें इस तरह देखकर। मुझे लगा था तुम शॉर्ट्स पहन कर आओगी, पर वाकई आज तुम एक बहू की तरह यहाँ आए हो। और बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। नव्या ये सुनकर हल्के से मुस्कुराती और खाना देखकर उसकी पेट से आवाज आने लगी, तो बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे चेयर पर बैठकर वो ब्रेकफास्ट करने लगी। वही वैदेही गुरूर को घूरे जा रही थी। तभी उसने धीरे से खुद से कहा, ये लड़की कल से बहुत अजीब बीएफ कर रही है। ये इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रही है। तभी वेदांत ने उसे धीरे से कहा, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है गुरूर भाभी भाई को अपना चुकी है और इस घर को भी अपना चुकी है, इसलिए वो इस तरह रेडी होकर आए है। अब तुम्हें अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस घर से जाने वाली हो। वेदांत की ये बात सुनते ही वैदेही गुस्से से उसे देखने लगी और दांत पीसते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि मैं आज विद्युत के साथ वेकेशन पर जाऊंगी। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और सीधे स्टडी रूम के तरफ बढ़ गई। वही वेदांत उसे जाते देख टेढ़ा मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर उसने नव्या को घूरा जो ब्रेकफास्ट ही कर रही थी। वेदांत उसे ध्यान से देख रहा था और फिर उसने धीरे से खुद से कहा, जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। इधर दूसरी तरफ एक कॉटेज में कर्टन जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और उस कॉटेज के राउंड शेप बेड पर इस वक्त गुरूर गहरी नींद में सो रही थी। तभी उस कॉटेज के रूम का दरवाजा खुला और कोई चलकर अंदर की तरफ आया। वो सीधे गुरूर के पास आया और बेड पर बैठा और गुरूर के चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, वेक अप, सुबह हो चुकी है। गुरूर ने कसमसाते हुए कहा, अभी नहीं, अभी मुझे और सोना है। ये कहकर उसने करवट बदल ली, लेकिन तभी उस इंसान ने उसे कंधे से पकड़ा। अब वापस अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, नो आई सेड वेक अप। गुरूर ने फिर से कसमसाते हुए कहा, नहीं प्लीज मुझे सोने दो। ये कहते हुए उसकी आंखें ठंडी ठंडी खुलने लगी। लेकिन तभी जब उसने ठंडी नजरों से सामने शख्स को दिखा तो एक पल के लिए वो हैरान हो गई और दूसरे पल उसके दिमाग में कल की सारी बातें आने लगी। पल भर में चौंक गई और उसके आंखें पूरी तरह खुल गई। चारों तरफ देखते ही उसने जोर से कहा, ये मैं कहाँ हूँ और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? ये कहते हुए वो विद्युत को घूरने लगी। विद्युत ने उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकती। जहाँ जाओगी वापस मेरे पास ही आओगी। शायद अब तुम्हें मेरी कही बातों का मतलब समझ आ गया होगा। गुरूर ने सोचकर कहा, तो इसका मतलब कल तुमने मुझे किडनैप करवाया था, वो तुम्हारे आदमी थे? विद्युत आगे बढ़ा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, हाँ वो मेरे ही आदमी थे और अब तुम यही रहोगी। तुम यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, अब अगर यहाँ से तुमने भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे पर अपनी पकड़ बनाई, लेकिन तभी गुरूर ने उसके हाथ को दूर किया और वो तुरंत उसके सीने में घुसते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। अब मैं जिंदगी में कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। आई रियली वेरी सॉरी। विद्युत, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। तुमने एक हस्बैंड होने की अपने सारे फर्ज निभाए हैं, पर मैं इस दुनिया की सबसे बुरी वाइफ हूँ। आई एम सो सॉरी विद्युत, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी ये सारी बातें सुनकर विद्युत की एक्सप्रेशन बदल गए और वो उसे अपनी डार्क नजरों से घूरते हुए देखने लगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।